इस वीडियो के अंदर SO02 का 19 लेसन और एक मॉडल पेपर सम्मिलित है। 100% पेपर इसी में से आएगा। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देख लो बस। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ये है आपका महा मैराथन क्लास। इस वीडियो के बाद से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिकॉज हम बात करने वाले SO02 यानी सोसाइटी इन इंडिया, भारतीय समाज का आपका एक अध्याय से लेके 10 अध्याय की समरी, विस्तृत समरी समझाऊंगा। एकदम छोटे बच्चे की तरह समझाऊंगा, ताकि आपका किसी भी पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। यह है पार्ट 1, जिसके अंदर हम आपके अध्याय को समझेंगे, एक अध्याय से लेकर 10 अध्याय के बीच की विस्तृत समरी। दूसरे अध्याय के अंदर हम समझेंगे आपके 11 अध्याय से लेकर 19वें अध्याय की समरी। दो पार्ट वो हो जाएंगे, दो वीडियो। एंड मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसके बाद जाके आप मॉडल पेपर देख सकते हो। आपका 100% पेपर है जो क्लियर हो जाएगा। बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखना है। अगर किसी को भी और यूट्यूब पे जाके अन्य वीडियो देखना, टाइम पास करना, वो अभी से वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो टिके रहेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आए फिर भी एंड तक आप बने रहना है। पहला अध्याय है आपका भारतीय समाज की विशेषताएं। पहला ही अध्याय है आपका भारतीय समाज का, कि भारतीय समाज की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आइए जानते हैं। भारतीय समाज संसार के सबसे प्राचीन और बहुआयामी समाजों में से एक है। भारतीय समाज क्या है? सबसे प्राचीन है और बहुत सारे समाजों में से एक है। इसकी विशेषताओं को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि भारत की सामाजिक संरचना में विविधता यानी बहुलता और एकता तीनों का अद्भुत संगम है। आइए इसे भी थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। पहला है विविधता। विविधता में एकता। भारत में भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय विविधता है। भारत के अंदर क्या है? भाषा के आधार पर भी विविधता है, धार्मिक भी विविधता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। संस्कृति भी अलग अलग है, पश्चिमी संस्कृति अलग है, भारत की पूर्वी संस्कृति अलग है, और जातीय विविधता है, ठीक है। यहाँ 22 से भी अधिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, विभिन्न धर्म और असंख्य परंपराएं हैं। फिर भी भारत नाम की साझा राष्ट्रीय पहचान सबको जोड़ती है। यही सबसे बड़ी शक्ति है। विविधता का महत्व क्या हुआ कि अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद भी भारत नाम के एक शब्द से सारी की सारी संस्कृति जुड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी भारतीय समाज की विशेषता है। दूसरा है संयुक्त परिवार व्यवस्था। भारतीय समाज की परंपरागत विशेषता, परंपरागत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है, वो विशेषता संयुक्त परिवार रहा है। यानी काफ़ी पीढ़ियों से भारत का जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है वो चलती आ रही है। इसमें कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, संसाधन साझा होते रहते हैं और बुजुर्गों का आदर किया जाता है। संयुक्त परिवार के अंदर देखो, दादा दादी साथ रहते हैं, मम्मी पापा साथ रहते हैं, भाई बहन साथ रहते हैं, उनके औलाद भी साथ रहते हैं। मतलब 3 से 4 पीढ़ी साथ रहते हैं। घर के अंदर जो संसाधन होते हैं, गाड़ी, बाइक, घोड़ा, खेती, सब संसाधनों का मिलजुल कर उसका उपयोग किया जाता है। आधुनिक काल में एकल परिवार बढ़े, लेकिन अभी के क्षेत्र में ज़्यादा आधुनिक काल में एकल परिवार बढ़े, यानी हम दो हमारे दो। लेकिन संयुक्त परिवार की मूल्य परंपरा अभी भी जीवित है। अभी एकल परिवार बढ़ने के सबसे बड़े रीजन है शहरों के अंदर परिवार जो पलायन हो रहे हैं, औद्योगिकरण के द्वारा छोटी फैमिली हो रही है और फैमिली शहरों के अंदर शिफ्ट हो रही है। लेकिन गाँवों के अंदर आज भी संयुक्त परिवार की परंपरा चालू है। ये हम समझ रहे हैं भारतीय संविधान की परंपरा है, ठीक है। तीसरा है जाति व्यवस्था। भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जाति प्रणाली। भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जाति प्रणाली। ये जन्म आधारित वर्गीकरण पर आधारित थी, जिसमें 4 वर्ण और असंख्य जातियां थी। समय के साथ ये व्यवस्था कठोर हो गई और ये सामाजिक असमानता का कारण बन गई। साथियों, तीसरी विशेषता थी जाति व्यवस्था। भारतीय समाज के अंदर सबसे पहले 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो इनके साथ अत्याचार होना शुरू हो गया और सामाजिक असमानता ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। चौथा कारण था धार्मिकता। भारतीय समाज धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण है। देखो, भारतीय जो समाज है ना, वो धर्म के आधार पर ज़्यादा चल रहा है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्म यहाँ पनपे हैं और सह अस्तित्व में आए हैं। धार्मिक त्यौहार और रीति रिवाज समाज की एकजुटता का साधन है। अपन होली दिवाली मनाते हैं, मुसलमान ईद वीद मनाते हैं, और जो सिख बौद्ध होते हैं वो अपना अपना धर्म मनाते हैं, तो अपना अपना त्यौहार मनाते हैं। इससे क्या है? धर्म में एकजुटता बढ़ती है। छठा है ग्राम प्रधान समाज। भारत का समाज लंबे समय तक कृषि और गांवों पर आधारित रहा है, ये सभी को आपको पता है। भारत गांवों का देश है। महात्मा गांधी का ये कथन था कि भारतीय समाज की जड़ों को दर्शाता है। क्या? भारत एक है जो कृषि प्रधान देश है और भारत गांवों का देश है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, जो भारतीय समाज की जड़ों को दर्शाता है, ठीक है। छठा सबसे बड़ी विशेषता है परंपरागत और आधुनिकता। भारतीय समाज से गहराई से जुड़ा है
भारतीय समाज परंपरा से गहराई से जुड़ा है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद शिक्षा, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण से इसमें आधुनिकता का समावेश हुआ है। आज भारतीय समाज परंपरा और आधुनिकता दोनों देशों का मिश्रण है। आज की भारत की परंपरा कैसी है? आधुनिक भी है और परंपरा मतलब पुरानी तरीके से भी, ये दोनों का मिश्रण है। ठीक है, इस प्रकार भारतीय समाज की विशेषताओं इसे विशिष्ट बनाती है और यही परीक्षा में मुख्य आधार पर बिंदु भी है आपका। ठीक है, ये हमने जानना आपके पार्ट फर्स्ट के अंदर भारतीय समाज की विशेषताएं कौन कौन सी जानी थी हमने। भारतीय समाज की विशेषताएं सबसे पहले हमने जानी थी संयुक्त परिवार। ठीक है, विविधता में एकता, फिर संयुक्त परिवार जानी थी, फिर जाति व्यवस्था के बारे में, फिर धार्मिकता के बारे में, फिर ग्राम प्रधान के बारे में और फिर परंपरा और आधुनिकता के बारे में। ठीक है, अब बात होने वाले आपके अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 है आपका परिवार और विवाह। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है साथियों। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो ऐसा सारांश बता रहा हूँ ना, जो आपके एजिटेड आपके एग्जाम के अंदर आएगा। अध्याय 2 है परिवार और विवाह। परिवार की संकल्पना। परिवार समाज की मूल इकाई है, यानी प्रथम इकाई है। यह सामाजिकरण, संस्कृति के संरक्षण और मूल्य परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। परिवार क्या होता है साथियों? समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। समझ गए? परिवार के प्रकार कौन कौन से? परिवार के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। पहला है संयुक्त परिवार, दूसरा है एकल परिवार, तीसरा पितृसत्तात्मक परिवार और चौथा है मातृसत्तात्मक परिवार। सबसे पहले जानते हैं संयुक्त परिवार क्या होता है, जिसमें कई पीढ़ियां शामिल होती है, जैसे सामूहिक जीवन होता है। एकल परिवार के अंदर क्या होता है? पति पत्नी और बच्चों तक सीमित रहता है। पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है? यानी पिता के अधिकार वाला। ठीक है, मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है? जो माँ के अधिकार वाला। मुख्यतः कुछ जनजातीय समाजों में, जैसे कि मीणा वगैरह में, उनके मातृसत्तात्मक होता है। ठीक है, फिर है विवाह की संकल्पना। विवाह सामाजिक और धार्मिक संस्था है। यह केवल दाम्पत्य संबंध नहीं है, बल्कि 2 परिवारों और कभी कभी 2 समुदायों का बंधन भी होता है। देखो साथियों, विवाह चीज है ना, वो 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है। अलग अलग धर्म पे भी हो सकता है और अलग अलग संप्रदाय में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये परिवारों को आपसी बंधन मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। विवाह के प्रकार 4 है। पहला है आयोजित विवाह, दूसरा है अंतरजातीय विवाह और तीसरा है अंतरधार्मिक विवाह और चौथा है लव मैरिज। ठीक है, आयोजित विवाह के अंदर क्या होता है? परंपरा से प्रचलित होता है। पहले लड़का ढूंढो, लड़की ढूंढो, उनको दोनों की शादी करो और समाज को इकट्ठा करो। दूसरा है अंतरजातीय विवाह, यानी जाति भेद को तोड़ना। एससी वाले एसटी से करो, एसटी एससी वाले ओबीसी से करो। समझ रहे हो? मैं एक नॉर्मल आपको उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ, मतलब जाति में भेद नहीं करना। और वो तीसरा है अंतरधार्मिक विवाह, यानी विशेष विविधता अधिनियम 1956 से ये संभव हुआ है कि आप दूसरे धर्म से भी विवाह कर सकते हो। तीसरा है लव मैरिज, ये आधुनिक समय लड़का लड़की आपस में प्रेम करो और विवाह कर लो, ये विवाह की पद्धति है। ठीक है, 5वां है परिवार विवाह में परिवर्तन। ठीक है, शिक्षा और नगरीकरण से संयुक्त परिवार को कमजोर कर दिया है। किसने? शिक्षा और नगरीकरण यानी शहरीकरण ने एकल परिवार ज्यादा बढ़ा दिया और संयुक्त परिवार को कमजोर कर दिया है। विवाह अब केवल सामाजिक दायित्व नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत चुनाव का विषय भी बन गया है। तलाक और पुनः विवाह की स्वीकृति भी बढ़ी है। ठीक है, ये हमने जाना परिवार और विवाह के बारे में। अब 30वें अध्याय के अंदर हम समझेंगे आपके जाति व्यवस्था के बारे में। ठीक है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, विशेषताएं कौन कौन सी है, प्रभाव क्या है और इसका समाधान क्या है, वो सब जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन है जाति व्यवस्था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वर्ण प्रणाली से हुई है। पहले मैंने आपको बताया था 4 वर्ण थे पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसे प्रारंभ में कर्म आधारित माना गया था, लेकिन बाद में यह जन्म पर आधारित हो गया था। पहले क्या था साथियों, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता, उसका इंटरेस्ट किस में है, 4 वर्ण में से वो किस लायक है, फिर ऐसा माना जाता, कर्मों के अनुसार उन्हें वर्ण में रखा जाता था। लेकिन बाद में जातिगत हो गया ना, फिर शूद्र के जन्म तो वो शूद्र ही रहेगा, ऐसा हो गया था। दूसरी विशेषता क्या है, जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था सबसे बड़ी जाति विशेषता जन्म पर आधारित होती है। दूसरा ऊंच नीच और शुद्धता अशुद्धता की अवधारणा हो गई थी। फिर सामाजिक गतिशीलता पर रोक लग गई थी और अंतर्विवाह की परंपरा जैसी मुख्य विशेषताएं थी। आधुनिक समय में क्या परिवर्तन हुआ है, संविधान द्वारा छुआछूत का उन्मूलन, यानी संविधान बना तब छुआछूत खत्म हो गई थी। आरक्षण नीति अपनाई गई, पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने का सबसे बड़ा कार्य ये हुआ था कि उनको आरक्षण दिया गया था। शिक्षा और शहरीकरण से जाति की कठोरता कम हुई है। देखो शिक्षा बढ़ गई और शहरों के अंदर औद्योगिक क्षेत्र बढ़ गए, उससे क्या हुआ, जाति प्रथा कम होनी शुरू हो गई। राजनीति में जाति का प्रयोग बढ़ा है। देखो राजनीति आज भी है, अपने राजस्थान की राजनीति देख लो,
ठीक है। जातिवाद आज भी आप देखना, एमएलए है ना वो जातिवाद के रूप में चुने जाते हैं, सांसद है वो भी जातिवाद के रूप में भी चुने जाते हैं। ये देख लेना आप, राजनीति में जातिवाद फुल प्लेस है। एक बार सोच लेना, गांव का सरपंच होता है ना, वो जितने ज़्यादा जिस कास्ट के लोग होंगे वो वही बनेंगे सरपंच। लगभग 90% गाँव के अंदर यही सीन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, वो है ग्रामीण समाज। अब जानेंगे साथियों ग्रामीण समाज के बारे में, चौथा अध्याय। उससे पहले बता देता हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिर्फ सब्सक्राइब ही मत करना, सब्सक्राइब करने के साथ उसको घंटे को दबाना, घंटी दिखेगी, उसमें से 3 ऑप्शन खुलेंगे। सबसे ऊपर वाले को दबाना, ऑल पर क्लिक करना, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, वरना सब्सक्राइब करके खुश मत हो जाना। ठीक है। दूध पी लोगे और फिर पूरा पी नहीं पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। चौथा है ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज के अंदर क्या होता है? ग्राम प्रधान भारत। भारतीय समाज का अधिकांश हिस्सा गाँवों में बसता है, आप सभी को पता है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। तो ग्रामीण समाज पहला होता है ग्राम प्रधान भारत है। दूसरा है ग्राम संरचना। इसके अंदर क्या होता है गुरु? इसके अंदर जाति पंचायतें होती है, समझ रहे हो? यानी पंचायती राज व्यवस्था होती है, संयुक्त परिवार होता है, ठीक है, सामूहिक जीवन होता है। पंचायती राज व्यवस्था मतलब पंचायत बुलाती जाती है गांव में और समाज के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। और संयुक्त परिवार होता है, जैसे बता दिया, कई पीढ़ियाँ। और सामूहिक जीवन, सब मिलजुल कर रहकर जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। तीसरा है ग्रामीण समस्याएं। देखो ग्रामीण के अंदर सबसे ज़्यादा समस्याएं कौन सा है? गरीबी है और अशिक्षा है। अशिक्षा है तो सिंपली एक गरीबी होना निश्चित है, और सही ढंग से उनको औद्योगिकरण का ज्ञान नहीं है। दूसरा है कृषि पर निर्भरता। साथियों दूसरा गरीबी का कारण सबसे बड़ी समस्या है कि सब लोग कृषि पर निर्भर है। देखो 10 बीघा खेत है, उसके अंदर 2 आदमी काम कर सकते हैं, वहाँ अपने गांव के अंदर 5 आदमी लगे हुए हैं, मतलब खाने वाले 5 है और कमाने वाले 2 है, इससे गरीबी बढ़ती है। तीसरा है जातिगत भेदभाव है, अलग अलग जातियों के मध्य भेदभाव बने। और चौथा है पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। चौथी समस्या है परिवर्तन, यानी हरित क्रांति आई है फिर भी एकदम पूर्णतः परिवर्तन नहीं हो पाया है। दूसरी सबसे बड़ी है कि पंचायती राज और लोकतंत्रीकरण। और तीसरी शिक्षा और संचार साधनों में जागरूकता। इस प्रकार हमने जानी साथियों ग्रामीण जीवन के बारे में। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है शहरी समाज के बारे में। पहले हमने ग्रामीण समाज पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम शहरी समाज के बारे में। शहरी समाज की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? एक तो औद्योगिकरण है और रोजगार। शहरों के अंदर छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग है, जिसके अंदर आपको बहुत सारा रोजगार है, इसलिए शहरीकरण की सबसे बड़ी विशेषता ये है। दूसरी है व्यक्तिवाद और प्रतिस्पर्धा, यानी जिसके अंदर जो चीज़ करने की काबिलियत तो वो शहर के अंदर कर सकता है। तीसरा है बहुसांस्कृतिक वातावरण, यानी वहाँ पे बहुत सारी अनेक संस्कृति, आप जिस संस्कृति को चुनना चाहो उस संस्कृति को चुनो और एंजॉय करो। ठीक है, ये है इनकी प्रमुख विशेषता है। लेकिन शहरों के अंदर सबसे बड़ी समस्या कौन कौन सी है? पहली है बेरोजगारी। शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा है बेरोजगारी, यानी बेरोजगार बहुत जन रहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। साथियों शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है। दूसरा है अपराध और नशाखोरी, जितने बड़े शहर उधर इतने ही बड़े नशेड़ी और चोर। ठीक है। तीसरे झुग्गी झोपड़ियाँ, जहाँ पे शहर होगा वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ होना निश्चित है। तीसरा है शहरीकरण के प्रभाव क्या क्या है? शहरीकरण के मुख्य प्रभाव है महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। पहले महिलाओं को सिर्फ घर पे काम करना होता था, अब क्या करती है महिलाएं खुद अपना अपना बजट खोल के अपना अपना व्यवसाय ओपन कर रही है। दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुविधाएं आई। देखो शिक्षा का स्तर बढ़ा है और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं ज़्यादा हुई है। तीसरा है पारिवारिक संबंधों में ढीलापन आया है। साथियों इसका प्रभाव क्या पड़ा है? संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे एंड एकल परिवार बढ़ते हैं। इससे क्या हुआ? संयुक्त परिवार में ढीलापन आया है, पारिवारिक संबंध इतने मजबूत नहीं रहने लगे। अब जानते हैं छठा क्वेश्चन, छठा अध्याय है आपका धर्म और समाज के बारे में। धर्म की भूमिका क्या है? सामाजिक एकता का साधन, यानी समाज को एकता बनाए रखने के लिए धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है नैतिक मूल्यों का समांक। ठीक है। तीसरा संकट में आश्रय, जब पूरे समाज पे संकट आता है, जब व्यक्ति पे संकट आता है वो किसके पास दौड़ता है? धर्म के बारे में। समाज धर्म के साथ एकजुट होता है, छोटे छोटे समाज मिलकर एक धर्म का निर्माण करते हैं। भारत में धर्म मुख्य रूप से कौन कौन से? एक तो हिंदू धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा है इस्लाम, तीसरा है बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और चौथा है ईसाई धर्म। समस्याएं कौन कौन सी इनके बीच? एक तो सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाते हैं, हिंदू मुस्लिमों के सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। दूसरा धार्मिक कट्टरता रहती है, हिंदू कट्टर होते हैं वहाँ, उधर मुसलमान कट्टर होते हैं, इधर सिख कट्टर होते हैं। समझ रहे बात को? और इसके समाधान क्या हो सकते हैं? एक तो धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्मों को समान रूप से अपने त्यौहार मनाने की इजाज़त हो, सभी धर्मों को स्वतंत्र तरीके से रहने की इजाज़त हो। दूसरा समाधान है सहिष्णुता और संवाद।
सही सुनने वाला होना चाहिए और संवाद निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। ये इसका मुख्य सिद्धांत है। ये अब हमने जाना साथियों धर्म के बारे में। ठीक है, अब हम 7वें अध्याय के अंदर आपके पढ़ने वाले शिक्षा और समाज के बारे में। ठीक है, 7वां अध्याय आपके शिक्षा और समाज। शिक्षा का महत्व क्या है? सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा का। और दूसरा है असमानता कम करने का माध्यम। तीसरा है लोकतंत्र को मजबूत करना। ठीक है साथियों, हमने क्या जाना था? शिक्षा और समाज के बारे में जाना है। तो शिक्षा का महत्व क्या है? सामाजिक परिवर्तन का साधन, यानी समाज का परिवर्तन है ना जो, वो सबसे बड़ा साधन है, जो सबसे बड़ी भूमिका है वो शिक्षा की है। दूसरा है असमानता कम करना, यानी जातीय भेदभाव हो गया, अमीरी गरीबी हो गई, जो असमानता है ना छुआ जैसे, उनके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उन्हें कम करना। और फिर लोकतंत्र को मजबूत करना। साथियों जब शिक्षा होगी, जब लोग समझ होगी, समझ बढ़ेगी, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, दूसरा है शिक्षा और भारतीय समाज, यानी शिक्षा का भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा? शिक्षा ने जाति प्रथा को कमजोर कर दिया। जो जाति मत भेदभाव थे वो शिक्षा के आने से कमजोर हो गए। दूसरा, महिला को सशक्त किया। ठीक है, महिलाओं की भूमिका आगे बढ़ी, महिलाएं हर जगह आगे बढ़ी। तीसरा है नई पीढ़ी को आधुनिक मूल्यों से जोड़ा। जो नई पीढ़ी है वो आधुनिक तकनीकी से जोड़ने का प्रयास किया। किसने किया? शिक्षा ने। इनके सामने मुख्य रूप से चुनौतियां कौन कौन सी आई थी साथियों शिक्षा के, वो जानते हैं। पहला है ग्रामीण और शहरी शिक्षा में अंतर। साफ है, गाँव तक प्रॉपर शिक्षा नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन शहरों के अंदर आधुनिकता के कारण पूरी शिक्षा उपलब्ध थी। दूसरा था गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की कमी। जो चीज़ सिखानी चाहिए वो आज भी नहीं सिखाई जा रही है। हमारी शिक्षा पद्धति के अनुसार लोगों को नौकर बनना सिखाया जा रहा है, ना कि मालिक बनना। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी अशिक्षा और बेरोजगारी। शिक्षा किसी के पास थी नहीं और रोजगार नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट्स विद्यालयों का निर्माण करके लोगों तक, जन जन तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य है जो किया। अब जानते हैं आपका 8वां अध्याय संस्कृति और परंपरा। देखो साथियों कितने प्यारे प्यारे आपके पार्ट है, कितने सरल सरल पार्ट है, एकदम बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसे आप सॉल्व कर पाओ। बस इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट करने के लिए व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट मिलती जाएगी। अध्याय 8 है संस्कृति और परंपरा। सबसे पहले जानते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है प्राचीन और निरंतरता। साथियों भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी संस्कृति है और निरंतर रूप से ये आगे बढ़ रही है और इसका विकास है जो हो रहा है। दूसरा है सहिष्णुता और समन्वय। ठीक है, और तीसरा है धर्म दर्शन का महत्व। भारतीय समाज के अंदर मुख्य रूप से धर्म का बहुत बड़ा रोल है और इनका अलग अलग दार्शनिक स्थल भी काम में आते हैं। दूसरा है परंपरा का प्रभाव क्या पड़ा है। पहला है विवाह, दूसरा है परिवार और तीसरा है जाति व्यवस्था पर इसका मुख्य रूप से असर पड़ा है। धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान, यानी जो धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है उसमें भी महत्वपूर्ण फर्क पड़ा है। किससे? भारतीय संस्कृति में। ठीक है, यानी विवाह, दोनों समुदायों का बीच का अंतर, परिवार और जाति व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तीसरा है आधुनिक और परंपरा। आधुनिकता और परंपरा, टकराव और सामंजस्य दोनों बराबर स्थापित हुए। आधुनिक शिक्षा और तकनीक ने परंपरा को चुनौती दी है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा ने, अभी की शिक्षा ने और तकनीकी ने इस पारंपरिक परंपराओं को चुनौती दी है। 9वां अध्याय आपका उद्योगीकरण और नगरीकरण। इसको पढ़ने से पहले एक आपको चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए जिससे आप पूरी तैयारी कर सकते हो तो सिंपली कुछ नहीं करना। इसकी कीमत हमने रखी है 99 रुपये, लेकिन आपको फ्री के अंदर ये PDF चाहिए तो फटाफट मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना है और स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए, जैसे मेरे पास स्क्रीनशॉट आएगा मैं आपको वो PDF भेज दूंगा। साथियों एक छोटा सा सपोर्ट है, छोटा सा प्रयास है, अपने व्लॉग चैनल को आगे ले जाना है। ठीक है, अध्याय 9 है औद्योगिकरण और नगरीकरण। औद्योगिकरण क्या है? रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है। पापा जी को फोन आ गया। साथियों बीच में पापा जी का कॉल आ गया था, अर्जेंट काम था। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो सिंपली आपको कमेंट करना है पार्ट 2, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके 11वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय के बीच में। 9वां अध्याय है औद्योगिकरण और नगरीकरण। साथियों औद्योगिकरण और नगरीकरण से क्या प्रभाव पड़ा वो जानते हैं। सबसे पहले औद्योगिकरण, जिससे क्या हुआ? रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, समाज के अंदर आर्थिक विकास हुआ और शहरीकरण में वृद्धि हुई। ठीक है, अब हम इसके जानेंगे सबसे पहले प्रभाव क्या हुआ? सबसे पहले तो वर्ग भेद में वृद्धि हो गई, यानी जो कुलीन वर्ग थे, जो गरीब लोग थे, उनके बीच में जो वर्ग भेद था वो समाप्त हो गया। ग्रामीण जो लोग थे वो शहरों की तरफ पलायन हो गए। ठीक है, और जो पारिवारिक ढांचे थे संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बढ़ गए थे।
ठीक है साथियों। और फिर नगरीकरण की समस्याएं कौन कौन सी थी? एक तो जनसंख्या दबाव, यानी ग्रामीण शहरों से ज़्यादातर लोग हैं जो शहरों की तरफ पलायन हो गए, तो वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था तो चाहिए थी, आवास की कमी हो गई। अब 10वां अध्याय आपकी जनसंख्या और समाज। ठीक है, भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं कौन कौन सी? सबसे पहले तो विशाल जनसंख्या जो 140 करोड़ भारत की है। दूसरा युवा बहुल समाज, यानी भारत के अंदर युवा हैं जो बहुल संख्या के अंदर है, सबसे ज़्यादा युवा समाज वाला जो अगर कोई देश है तो वो अपना भारत है। तीसरा विविधतापूर्ण। अब जानते हैं साथियों इनकी समस्याएं कौन कौन सी है जो अपने भारत में है। जनसंख्या की समस्या पहली है बेरोजगारी है, गरीबी है और स्वास्थ्य संबंधी संकट है। मतलब सब पूरे भारत के युवा है जो बेरोजगार बैठे हैं, गरीबी है, उपयुक्त संसाधन नहीं है, स्वास्थ्य संबंधित संकट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जानते हैं साथियों इसके समाधान क्या है। समाधान सबसे पहले परिवार नियोजन, यानी हमारे दो पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, परिवार छोटा रखना चाहिए। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य में सुविधाएं होनी चाहिए और समाज का आर्थिक विकास है जो होना चाहिए। ये मुख्य रूप से अगर आप चाहते हो 11 अध्याय से लेकर 19वें अध्याय के बीच आपको सारा सारांश बताओ, पार्ट 2 लेके आऊँ, तो व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो। पीडीएफ फ्री में चाहिए तो व्लॉग चैनल का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर। चलो भाई शुरू करते हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, ये है आपका पार्ट 2 SO01 सोसाइटी इन इंडिया। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 11 अध्याय से लेके 19वें अध्याय के बीच में। ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर हमने बात की थी 1 अध्याय से लेके आपके 10 अध्याय के बीच में, टोटल समरी समझाई थी। ये है इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद पहला पार्ट देख सकते हो। 11वां आपका पार्ट है सामाजिक परिवर्तन, यानी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। साथियों सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है समाज की संरचना, मूल्य, संस्थाओं और संबंधों में होने वाले बदलाव। ये धीरे धीरे या अचानक हो सकते हैं। समाज की संरचना, मूल्य और संस्थाओं में संबंधों में होने वाले बदलाव, ठीक है, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पहला है औद्योगिकरण, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है प्रौद्योगिकी, चौथा है राजनीति और संविधान और पांचवा है वैश्वीकरण। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। औद्योगिकरण क्या होता है? रोजगार और नगरीकरण का कारण। भारत में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण, यानी रोजगार के अवसर बढ़े हैं और शहरीकरण हुआ है। क्या हुआ? शहरीकरण हुआ है, नगरीकरण हुआ है। और दूसरा है शिक्षा। शिक्षा से जागरूकता बढ़ती है, समानता की भावना बढ़ी है। जैसे जैसे शिक्षा आई है समानता की भावना बढ़ी है। और तीसरा प्रौद्योगिकी, यानी मोबाइल इंटरनेट से जीवन शैली बदली है। चौथा है राजनीतिक और संविधान। राजनीतिक और संविधान, भारत का संविधान है ना, उसके अंदर से अपन को समानता, आरक्षण और लोकतंत्र को मजबूती मिली है। तीसरा है वैश्वीकरण, इससे उपभोक्ता और पश्चात प्रभाव बढ़ा है। परिवर्तन के रूप कौन कौन से? परंपरा से आधुनिकता की ओर गया है, यानी जो परंपरागत था जो भारत का समाज, वो अभी आधुनिकता का ओर चला गया है, डिजिटलीकरण के द्वारा चला गया है। दूसरा सामूहिकता से व्यक्तिवाद की तरफ चला गया है। मतलब पहले संयुक्त परिवार होता था, अब एकल परिवार होने लग गया है। पहले समाज के अंदर लोग रहते थे, अब अकेला रहना पसंद कर गया। मतलब सामूहिकता से एक व्यक्तिवाद तक चला गया। और ग्रामीण से शहरी जीवन, गाँव वाले लोग शहरों में पलायन हो गए। यह है इसकी मुख्य विशेषता। अब बात करते हैं आपके 12वां पार्ट है सामाजिक असमानता क्या है। इससे आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने ये दूसरा वीडियो है मैराथन क्लास का, इसके अंदर आपकी 19 लेसन की समरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा मैंने एक मॉडल पेपर डाल के रखा है, तो चेक द प्लेलिस्ट SO02, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मेरी पुरानी ऑडियंस है उन सबको पता है। आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हो तो व्लॉग चैनल की लिंक दे रखी है कमेंट में, वहाँ से जाकर व्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ से हम व्यक्तिगत रूप से जुड़ पाएंगे। अभी कर लो तो आज जाके कर लो, बाद में भूल जाओगे। 12वां क्वेश्चन है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता के प्रमुख क्या कारण है? समाज के लोगों के बीच संसाधन, अवसर और सम्मान का असमान वितरण। देखो साथियों, समाज के अंदर जब जो सामाजिक संसाधन है उसका सही तरीके से वितरण नहीं होगा तो असमानता बढ़नी तो सुनिश्चित है। भारत में असमानता के आधार कौन कौन से? एक तो जाति आधारित है, यानी ऊंच नीच की भावना होती है, ST ST OBC जनरल, ये सब के बीच भेदभाव होता ही है जातिगत रूप से। दूसरा है लिंग आधारित, यानी पुरुष प्रधान समाज। आज के हमारा समाज में क्या है साथियों, देखो ज़्यादातर जो प्रायोरिटी होती है वो पुरुषों को दी जाती है, महिलाओं को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो लिंग के आधार पर भी भेदभाव हो जाता है, असमान जाता हो जाता है। और तीसरा है आर्थिक विकास, अमीर और गरीब के बीच में अंतर, ये तो फुल्ला है, पूरे अपने देश के अंदर बढ़ रहा है, गरीबों और अमीरों के बीच में जो अंतर है। चौथा है शैक्षणिक असमानता है, यानी ग्रामीण और शहरी जीवन में बहुत बड़ा फर्क है और बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, यह है सामाजिक असमानता की प्रमुख कारण। और समाधान क्या है? समाधान एक ही है, शिक्षा अच्छे से सीधो, रोजगार अवसरों की समानता हो, यानी रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और आरक्षण नीति है जो इसका समाधान है। और लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण
करण। इसी के साथ हमने आपको समझा 12 अध्याय। अब बात करते हैं 13 अध्याय, यानी 13वां अध्याय है महिला और समाज। ठीक है, महिला और समाज यानी महिलाओं की स्थिति समाज के अंदर क्या है वो जाननी है। पारंपरिक स्थिति, उसके अंदर क्या है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से विविध रही है। ठीक है, वैदिक काल में सम्मान मिला करता था महिलाओं को। मध्यकाल में बाल प्रथा और बाल विवाह और सती प्रथा ने महिलाओं का शोषण हुआ था, लेकिन वैदिक काल में उनकी पूजा की जाती थी। आधुनिक काल में परिवर्तन क्या हुआ है, महिला शिक्षा प्रसार हुआ। देखो, शिक्षा के आने से महिलाओं ने औद्योगिक में क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका रोल निभाया है। ठीक है, और सामाजिक सुधार आंदोलन, सबसे ज़्यादा सामाजिक सुधार आंदोलन हुए आधुनिक काल में। संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनमें से समानता का भी इंक्लूड है। राजनीतिक भागीदारी 30% आरक्षण की चर्चा की गई है। राजनीतिक भागीदारी में 33% सिर्फ आरक्षण से लोग आएंगे। ठीक है मेरे भाई। अब तीसरा है, आज की चुनौतियाँ क्या है मुख्य रूप से। पहले ये घरेलू हिंसा, देखो महिलाओं पर आज भी घरेलू हिंसा ही होती है, ये सभी को आपको पता है। दूसरा है दहेज प्रथा, आज भी कई परिवारों को दहेज के लिए दबाया जाता है हमारे समाज के अंदर। तीसरा लिंग चयन भ्रूण हत्या, गर्भाशय के अंदर जब पता चलता है ये गर्ल्स है तो इसको टपका दिया जाता है, तो वो भी एक लिंग भ्रूण हत्या हो गई। और कार्य क्षेत्र में भेदभाव होता है, ये तो आपको ही पता है। और समाधान क्या है इसका, शिक्षा उचित हो। ठीक है, दूसरा है कानूनी सुधार हो, और तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता हो। जैसे चाहे वैसे चाहे कमाए और खाए पिए मजे करे, वो वाला सीन। ठीक है, अगला पार्ट है आपका 14 पार्ट का नाम है आपके जनजातीय समाज। व्हाट इज दिस द जनजातीय समाज। जनजातीय क्या समाज है, इसकी प्रमुख विशेषता है प्रकृति आधारित जीवन। देखो साथियों, जो जनजाति होती है ना, वो प्रकृति पर आधारित जीवन है, वो ज़्यादा प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ आज खेती की, वहाँ को जला दिया और वहाँ पे खेती की, वैसा। दूसरा है कबीलाई संस्कृति, इनके छोटे छोटे कबीले बने होते हैं, तो ये ज़्यादा प्रकृति को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तीसरा अलग भाषा और परंपरा, इनकी भाषा अलग है और उनकी परंपराएं और पिछड़े हुए, मुख्यतः जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। कौन, जनजातीय लोग। ओके, इनकी समस्या क्या है, ये गरीब होते हैं और इनके पास शिक्षा नहीं होती, तो ये गरीबी और अशिक्षा इसका मुख्य समस्या है। दूसरा है भूमि विस्थापन, ये आज इधर है, इधर खेती की, इधर को छोड़ दिया, फिर इधर आके इधर खेती की, इधर छोड़ दिया, इधर आके इधर खेती की, मतलब ये विस्थापन करते रहते हैं। और सांस्कृतिक पहचान का संकट, इनकी कोई संस्कृति नहीं है, इनका कोई शिक्षा रिलेटेड इतना काम है नहीं, तो इनकी संस्कृति पहचान का संकट हमेशा बना रहता है। तीसरा है समाधान क्या है इसके, समाधान है आरक्षण और सकारात्मक भेदभाव, यानी आरक्षण देना चाहिए और सकारात्मक भेदभाव होना चाहिए, और जनजातीय उपयोजनाएं होनी चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए। इसी के द्वारा जनजाति बचाई जा सकती है। अब आपका है 15वां क्वेश्चन है राजनीति और समाज। जैसे कि आपका 15वां क्वेश्चन है राजनीतिक और समाज। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं राजनीति और समाज के बीच में क्या संबंध है। साथियों, राजनीतिक समाज का दर्पण है, राइट। साथियों, राजनीतिक समाज का दर्पण है। जाति और धर्म राजनीति को प्रभावित करते हैं। जाति और धर्म क्या है, राजनीति को प्रभावित करते हैं। सामाजिक असमानता राजनीतिक मुद्दे बनते हैं, जो समाज में असमानता होते हैं वो राजनीतिक मुद्दे बनते हैं, राइट है। भारत में राजनीति कैसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत के अंदर लोकतंत्र कायम है, लोग अपना प्रतिनिधित्व चुन के जनता के शासन के अंदर भेजते हैं और वहाँ पे वो राज करते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दूसरा, जातिगत राजनीति का प्रभाव ज़्यादा है, यानी जातिगत लोग होते हैं ना, वो राजनीति पर ज़्यादा प्रभाव, जो ज़्यादा लोग हैं जाति के वो ज़्यादा आते हैं। जातिगत राजनीति का प्रभाव, ठीक है, ज़्यादा है। पंचायत से संसद तक सामाजिक भागीदारी होती है। चुनौतियाँ कौन कौन सी है, शास्त्रीय भ्रष्टाचार है, धनबर और बहुबल है, और जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण है, राइट। 16वां क्वेश्चन है आपका सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन की संकल्पना, जब समाज का एक वर्ग संगठित होकर किसी बदलाव या सुधार की दिशा में प्रयास करता है तो उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। यानी जब कोई एक वर्ग होता है जो अपने समाज को बदलने के लिए प्रयास करता है, उसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। भारत में प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे, एक तो भक्ति आंदोलन था, और दूसरा ब्रह्म समाज और आर्य समाज की स्थापना हुई थी, उस टाइम हुआ था। ठीक है साथियों, दलित आंदोलन हुआ था, महिला आंदोलन हुआ था, और पर्यावरण आंदोलन यानी चिपको आंदोलन हुआ था 1900 कितने के अंदर हुआ, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे चिपको आंदोलन कब हुआ। ठीक है, महत्व क्या क्या है इसके, महत्व है सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, यानी सामाजिक कुरीतियां समाप्त हुई, समानता और न्याय की स्थापना हुई, और लोकतंत्र को मजबूतता मिली। ठीक है, अब अगला पार्ट है आपका वैश्वीकरण और भारतीय समाज, यानी वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वैश्वीकरण की संकल्पना। वैश्वीकरण का अर्थ क्या आता है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व को एक
गांव के रूप में मानकर आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी आदान प्रदान करना। यानी भारत को पूरे विश्व से आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से हर चीज़ों का आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण है। दूसरा है भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो साथियों उपभोक्ता का प्रसार हुआ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चीज़ों को बनाया गया। दूसरा है सांस्कृतिक पश्चिमीकरण, यानी पश्चिमीकरण की संस्कृति हमारे भारत के अंदर अपनाई गई थी, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है। तीसरा है रोजगार के अवसर, वैश्वीकरण से भारत के अंदर रोजगार के अवसर पैदा हुए और लोग ज़्यादा रोजगार की तरफ आकर्षित हुए, औद्योगिकरण का विकास हुआ, उद्योग धंधे ज़्यादा हुए और लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। फिर आपका सामाजिक असमानता में वृद्धि हो गई। वैश्वीकरण के कारण समाज में असमानता फैली, जिसके अंदर बहुत बड़ी एक तादाद है जो भारत को चुकानी पड़ी। तीसरा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, यानी इसके सकारात्मक प्रभाव कौन से पड़े और नकारात्मक कौन से पड़े। सकारात्मक तो पड़े तकनीकी आई भारत के अंदर वैश्वीकरण से, रोजगार बढ़ा और शिक्षा बढ़ी। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव क्या थे, सांस्कृतिक पहचान का संकट, यानी भारत की संस्कृति की पहचान का संकट बढ़ गया। दूसरा था पारंपरिक उद्योग प्रभावित। ठीक है, पारंपरिक तरीके जो उद्योग थे वो प्रभावित हुए। ठीक है मेरे साथियों। अब 18वां आपका अध्याय, 18वां अध्याय या सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव क्या है। सांप्रदायिक क्या होता है, धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा से सांप्रदायिक कहते हैं। सांप्रदायिक किसे कहते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। कारण क्या है, धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक स्वार्थ और आर्थिक असमानता, इसके कारण सांप्रदायिक दंगे होते हैं। समाधान क्या है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना चाहिए। भाई भारत के अंदर सभी धर्मों को मानने का अधिकार है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। शिक्षा और जागरूकता आनी चाहिए और सहिष्णुता और संवाद होना चाहिए। राइट। अब बात करते हैं आपके लास्ट एंड फर्स्ट 19वां क्वेश्चन है, भारतीय समाज की समसामयिक समस्या कौन कौन सी है। तो प्रमुख समस्या है भारत के सामने बेरोजगारी और गरीबी। ठीक है, लोग पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे, वो सबसे बड़ी चुनौती है और समस्या है। दूसरा है भ्रष्टाचार, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण, चौथा है अपराध और नशाखोरी और पांचवा है लैंगिक असमानता। ये प्रमुख रूप से भारत की समस्या है। समाधान क्या है, शिक्षा और कौशल, सुशासन, सतत विकास और सामाजिक समानता और न्याय, ये इसके समाधान है। अब साथियों आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये आपको याद करके जाना है। पूरी किताब का सार बता रहे हो कि भारत का समाज परंपरा और आधुनिकता दोनों का मिश्रण है, यानी पुराने और नए दोनों का मिश्रण है। यहाँ जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति की विविधता है, लेकिन सबको जोड़ने वाली साझा राष्ट्रीय चेतना है। मतलब भाषा भी अलग है, धर्म भी अलग अलग है, संस्कृति भी अलग अलग है, लेकिन सब भारत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी चेतना है। आज भारतीय समाज अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे असमानता, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, लेकिन शिक्षा, लोकतंत्र और संविधान ऐसे निरंतर प्रगतिशील देशों में दिशा में ले जा रहे हैं। ठीक है भाई, अब आपके पास SO02 के 19 लेसन की पूरा का पूरा सारांश है, उसके साथ एक मॉडल पेपर है। इससे बारे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और ऑल पर सेट करना। जिनको ये PDF फ्री में चाहिए नीचे देख लेना, कमेंट बॉक्स के अंदर मेरा नंबर पिन होंगे। व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट मार के मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय श्री राम। नमस्ते साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पे अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपका 70 में से 70 नंबर पक्के करने वाला मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ विद आंसर। पहले खंड अ के बारे में बात करेंगे, फिर ब के बारे में और फिर स के बारे में बात करेंगे। बिना स्किप की इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपका एनालिटिक्स चेक करता हूँ, आप वीडियो को स्किप कर देते हो। अगर स्किप करके कहीं और जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपके लिए बोनस पॉइंट भी है वीडियो के बीच में, तो अंत तक देखना है बिना स्किप किए। ठीक है, 23 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है 2 बजे, SO02 सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख लेना बिना स्किप किए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं खंड अ का पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज की विशेषताएं लिखिए। साथियों, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। भारतीय समाज बहुलतावादी पर स्थित है, मतलब भारतीय समाज के अंदर बहुत जातिवादी पर स्थित है, जिसमें अनेक धर्म, जातियाँ, भाषाएं और संस्कृति मिलती है। यहाँ परंपरा आधुनिकता का मिश्रण देखने को मिलता है। भारतीय समाज की विशेषता क्या है, यह बहुलतावादी, यानी इसके अंदर बहुत सारे अनेक अनेक धर्म है, अनेक अनेक जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति है और परंपरा भी अलग अलग है। पुरानी भी परंपरा है और आधुनिक भी परंपरा है, यानी मिश्रण परंपरा भी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका,
दूसरा कि परिवार की परिभाषा और विशेषताएं लिखिए। साथियों इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है। परिवार की परिभाषा और एक विशेषताएं लिखिए। देखो, परिवार वो सामाजिक संस्था है जिसमें रक्त संबंध, विवाह या गोत्र के आधार पर लोग एक साथ रहते हैं। क्या? परिवार वो सामाजिक संस्था है जिसमें रक्त संबंध, विवाह या गोत्र के आधार पर लोग एक साथ रहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता है समाजीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा आपका, जाति व्यवस्था क्या है। साथियों जाति व्यवस्था भारतीय समाज की जन्म आधारित है और बंद सामाजिक प्रणाली है जिसमें सामाजिक स्तर जन्म से तय होता है। जाति व्यवस्था क्या है? यानी व्यक्ति के जन्म से ही उसको बताया जाता रहता है कि वो ब्राह्मण है, मेघवाल है, क्षत्रिय है या जाट है। जो भी है जाति के आधार पर ही जन्म से ही उनको जाति व्यवस्था पलवा दी जाती है। ये एक बंद सामाजिक प्रणाली है जिसमें सामाजिक स्तर जन्म तय करता है। समाजी लोग जन्म तय करते हैं कि वो किस जात का है। चौथा है ग्रामीण समाज की दो विशेषताएं बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन छप चुका है। ग्रामीण समाज की दो विशेषताएं बतानी है। ग्रामीण समाज पहला तो कृषि पर आधारित है, गांव के लोग सबसे ज्यादा कृषि करते हैं, राइट। दूसरा, इसमें सामूहिकता व परंपरागत जीवन अधिक है, यानी पुरानी कथाएं हैं, जो पुरानी चीजें हैं, जो परंपरागत तरीके है, पुराने तरीके वो ज्यादा है, और सामूहिकता यानी एकता है समाज के अंदर। पांचवा क्वेश्चन है शहरीकरण से क्या तात्पर्य है। ग्रामीण से तो ग्राम, और शहरीकरण से क्या तात्पर्य? शहरीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें गांव के लोग शहरों की ओर आते हैं, गांव से शहर की तरफ चले जाते हैं। शहरी जीवन शैली, उद्योग एवं व्यवसाय में वृद्धि होती है। ठीक है, औद्योगिकरण ज़्यादा होता है, शहरों के अंदर काम का ज़्यादा होता है, इसलिए गाँव से लोग शहरों में पलायन हो जाते हैं। छठा क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की एक विशेषताएं लिखनी है। एक तो होता है एकल परिवार जिसके अंदर होता है हम दो हमारे दो, लेकिन एक होता है संयुक्त परिवार जिसके अंदर मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन सब रहते हैं। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, जैसे भाई पापा, भाई बहन, दादा दादी, सब कुछ। संसाधनों का साझा उपयोग होता है, जो परिवार के अंदर संसाधन होते हैं उसका साझा उपयोग होता है, मिलजुल कर उपयोग होता है। सातवां क्वेश्चन है धर्म का समाज पर क्या प्रभाव है। ओके, धर्म समाज में नैतिकता, आचार विचार और एकता को स्थापित करता है। धर्म क्या अर्थ करता है? समाज के अंदर एकता लाता है, नैतिकता करता है और अपने विचार प्रकट करता है। आठवां क्वेश्चन है वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। 1991 के अंदर LPG आया, तब वैश्वीकरण से भारत में तकनीकी विकास हुआ, उपभोक्तावाद और सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बनी और संस्कृति में प्रभाव हुआ। अब बात करते हैं आपके खंड ब के बारे में, जो आपको 200 शब्दों के उत्तर 200 शब्दों के अंदर देना है। टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा जो आपको 200 शब्दों के अंदर परिभाषित करना है। ठीक है, एडिटेड इनमें से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। बोनस पॉइंट ये है साथियों, 2 बोनस पॉइंट है। एक बोनस पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ, एक बोनस पॉइंट बाद में बताऊंगा। पहला बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हो, आपके टोटल अध्याय के अंदर 19 लेसन है, अगर आप 19 लेसन की समरी पढ़ते हो, 19 लेसन समझते हो, तो 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा 19 लेसन समझा दूंगा। सिंपली करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्लॉग चैनल की लिंक दे रखी है। व्लॉग चैनल पर 100 सब्सक्राइब जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपके लिए 19 लेसन की समरी ले आऊँगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा बोनस पॉइंट के लिए बने रहना। दूसरा बोनस पॉइंट आपके लिए क्या है, वो सेक्शन सी पे बताऊंगा। प्रश्न फर्स्ट है भारतीय समाज की संरचना और इसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। भारतीय समाज की कौन कौन सी संरचना है और इसकी विशेषताएं क्या है वो बतानी है। भारतीय समाज विश्व का सबसे विविध समाज है, सबसे बड़ा समाज है। या अनेक धर्म, अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अनेक जातियाँ, SC, ST, OBC और जनरल। जैसे भाषाएं अलग अलग होती है, जैसे हिंदी हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई। संस्कृति अलग अलग पड़ी जाती है, राजस्थान की संस्कृति अलग है, महाराष्ट्र की संस्कृति अलग है, गुजरात की संस्कृति अलग है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं किसकी, भारतीय समाज की। बहुलता, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि रहते हैं, तो बहुलता है धर्म में। दूसरी क्या है, दूसरी है जाति व्यवस्था, जन्म पर आधारित होती है। वर्गीकरण अभी भी समाज में प्रभावी है, यानी दोनों लोगों का समूह होता है, वो उसे वर्ग कहते हैं। वो वर्गीकरण आज भी समाज के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा है संयुक्त परिवार। परंपरागत रूप से परिवार बहुपीढ़ियों और सामूहिक होता है, यानी बहुत सारी पीढ़ी दर पीढ़ी इंक्लूड होता है और सामूहिक होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है धर्म और संस्कृति के बारे में। भारतीय जीवन में धर्म और परंपरा का गहरा स्थान है। भारतीय जीवन में धर्म और परंपरा का गहरा स्थान है, राइट। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा पॉइंट है आधुनिक परिवर्तन, यानी शिक्षा, लोकतंत्र और तकनीकी विकास से समाज और गतिशील हो गया है।
यानी आधुनिकता आई है, डिजिटलकरण आया है, ई गवर्नेंस आया है, शिक्षा अच्छी हुई है, लोकतंत्र हुआ है, इससे और तकनीकी आई है, इससे भारत में समाज का और विकास हुआ है। इस प्रकार भारतीय समाज परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। ठीक है, ये हमने जाना भारत के समाज के बारे में। अब हम जानेंगे दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपका जाति व्यवस्था और उसके आधुनिक स्वरूप। क्या जानेंगे? पहले तो जानेंगे जाति व्यवस्था क्या है और दूसरा इसका आधुनिक स्वरूप क्या है। साथियों, जाति व्यवस्था भारतीय समाज की प्राचीन और जन्म पर आधारित होती है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चा जन्मते ही लोग डिसाइड करते हैं, समाज डिसाइड करता है ये किस जाति का है। इसकी विशेषताएं हैं जन्म आधारित स्थिति, यानी वो किसके घर में जन्मा है। दूसरा है व्यावसायिक विभाजन। साथियों, इसमें व्यावसायिक विभाजन भी हो गया, जैसे काफ़ी सारे व्यावसायिक विभाजन होते हैं, जैसे कि सुतार होता है वो सिर्फ लकड़ी का काम कर सकता है, इस टाइप में। मतलब जातिवाद के हिसाब से व्यवसायिक विभाजन हो गया। सामाजिक क्षेत्रीकरण और श्रेणीबद्धता, ये तो है जाति व्यवस्था भारतीय। अब आधुनिक काल में क्या हुआ? शिक्षा आने से सुतार नाई का काम कर सकता है, नाई सुतार का कर सकता है, जाट सुतार का कर सकता है, सुतार खेती का कर सकता है, वो सब इंक्लूड हो गया। आधुनिक काल में शिक्षा, शहरीकरण और आरक्षण नीति के कारण इसमें परिवर्तन हुआ है। अब जाति आधारित व्यवसाय बाध्यकारी नहीं है। अब आप पर्सनल जैसे नहीं है तो सिर्फ बहाली काटे, ये जरूरी नहीं है। और विवाह व रोजगार में गतिशीलता आई है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, वो है ग्रामीण और शहरी समाज का तुलनात्मक अध्ययन करना है। मतलब ग्रामीण में क्या है और समाज में क्या है, इसके बीच क्या अंतर है वो बात करते हैं। पहला है ग्रामीण समाज कृषि पर आधारित है, राइट। दूसरा है परंपरागत होता है। देखो, ग्रामीण क्षेत्र आज भी कृषि पर आधारित है और पुराने तरीकों को अपना रहा है। जबकि शहरी क्या है? औद्योगिक और आधुनिक है। आधुनिक है और औद्योगिक क्रांति है, यानी नए नए काम धंधे हैं जो वहीं पे होते हैं शहरों के अंदर, बड़ी बड़ी मिल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, वो सब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। गाँव में सामूहिकता और सामाजिक नियंत्रण अधिक है, यानी गांव के अंदर सामूहिकता एक साथ है और सामाजिक नियंत्रण ज़्यादा है। मतलब समाज के लोग ज़्यादा फैसला करते हैं। जबकि शहरों में व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपना जो चाहे वैसा कर्म कर सकता है, कोई किसी को नहीं कहने वाला। लेकिन गाँव के अंदर गाँव के लोग समाज से बंधे हुए थे। ग्रामीण जीवन धीमा और परंपरा प्रधान होता है, जबकि शहरी जीवन तीव्र और प्रतिस्पर्धात्मक होता है। गाँव के अंदर अपना आराम से करते हैं, जितना हुआ उतना खाया पिया, ऐश करो मौज करो। लेकिन शहरों के अंदर ऐसा नहीं है। शहरों के अंदर तीव्रता है और प्रतिस्पर्धात्मकता है। ठीक है, दोनों समाज आज एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। शहर के लोग गाँव से प्रभावित हो रहे हैं, गाँव के लोग शहरों से प्रभावित हो रहे हैं। ऑलराइट, ये है गाँव और शहरों के बीच में अंतर। कौन कौन से? पहले तो हमने जाना था कि गाँव के अंदर सामाजिक नियंत्रण होता है, लेकिन शहरों के अंदर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। गाँव का जीवन थोड़ा धीमा और शांति प्रिय है, जबकि शहरों का तीव्र और वो है थोड़ा। और ग्रामीण समाज है जो कृषि पर आधारित है, और जो शहरी समाज है वो औद्योगिक पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन है भारतीय समाज में शिक्षा का प्रभाव स्पष्ट करना है। और भारतीय समाज के अंदर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। शिक्षा ने भारतीय समाज में जागरूकता लाई है, व्यक्तियों के अंदर समानता और प्रगति लाई है। ठीक है, शिक्षा से ही पता चलता है कि भाई हाँ, हर मनुष्य समान है, एक ही जैसा है। उनके अंदर जागरूकता आई है, कुछ करने की हिम्मत आई है। इसमें अंधविश्वास और जातीय भेदभाव को कम किया है किसने? शिक्षा ने। शिक्षा के कारण महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ है और आर्थिक अवसर बढ़े। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन है पांचवा, वो है धर्म और समाज के बीच पर विवेचना कीजिए। धर्म और समाज के बीच संबंध का विवेचन करना है। धर्म और समाज के बीच क्या अंतर है? धर्म समाज का महत्वपूर्ण अंग है, राइट। ये व्यक्ति को नैतिक आचार विचार और मूल्य प्रदान करता है। भारत जैसे विविध समाज में धर्म सामाजिक एकता और सामंजस्य लाता है। धर्म समाज के अंदर क्या लाता है? एकता लाता है और सामंजस्य लाता है। किंतु कभी कभी धर्म सांप्रदायिक और संघर्ष का कारण भी बन सकता है। हिंदू मुस्लिमों के दंगे होते हैं, मुस्लिम सिखों के दंगे होते हैं, यहूदी मुस्लिमों के दंगे होते हैं। वैसे सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं, लेकिन धर्म समाज का महत्वपूर्ण अंग है। अगला है छठा क्वेश्चन आपका, भारतीय समाज के समकालीन समस्या कौन कौन सी है? जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार, दहेज पर चर्चा करनी है। वो स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय समाज की समकालीन समस्या सबसे बड़ी है गरीबी। गरीबी के अंदर क्या है? बड़ी जनसंख्या आज भी निर्धनता से जूझ रही है। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो आज भी गरीबी के अंदर जी रही है, वो अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरी नहीं कर पा रही है। मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सी? खाना, पीना, रहना और सोना। दूसरा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या होता है? शासन और प्रशासन में रिश्वतखोरी आम है। आज भी अगर आपको कोई आरटीओ पकड़ता है तो आपसे 100 रुपये पकड़ा, वो आपको छोड़ देगा, चाहे कागज हो या मत, तो फर्क नहीं पड़ता। तो आज भी शासन के अंदर और प्रशासन के अंदर जो एमएलए, विधायक, मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, वो भी आज दिन जितना बजट आता है उससे कम का ही काम करवाते हैं। कुछ हिस्सा होता है जो अपने वंट पे ले लेते हैं। मतलब आज भी रिश्वतखोरी
चालू है। भारत के अंदर कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप कलेक्टर के पास जाओ, जहाँ पे आपकी जमीन विवाद चल रहा है, उसको आप थोड़ा सा पैसा खिलाओ, वहाँ से काम हो जाएगा। देखो ये खुले आम हो रहा है, ठीक है। तीसरा है दहेज प्रथा। विवाह में दहेज की मांग महिलाओं की असमानता को बढ़ाती है। साथियों, दहेज प्रथा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था कि विवाह में दहेज की मांग है जो महिलाओं की असमानता को बढ़ाती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा, कड़े कानूनों और सामाजिक जागरूकता जरूरी है। ऑलराइट, ये हो गया आपका सेक्शन बी का छठा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आपके सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी है साथियों जो आपका टोटल 14 नंबर का आने वाला एक क्वेश्चन। इसके अंदर हम 6 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 6 में से 2 क्वेश्चन आपको एजिटेट देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फटाफट चैनल को करो आप पहले सब्सक्राइब, घंटी को दबाओ और ऑल पर सेट करो। इससे होगा क्या, मैं लाइव आता हूँ ना तो नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगी, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। उससे होता है क्या है, फिर आप लाइव के अंदर ज्वाइन नहीं हो पाते और फिर मैं लाइव होता है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो इनलीगल होता है, तो बहुत चीज़ हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा बोनस पॉइंट क्या था, अगर ये आपको PDF चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो इस PDF की कीमत है 99 रुपये, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो कमेंट के अंदर मेरे मोबाइल नंबर पिन है। सिंपली मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना है, वहाँ का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं आपको ये PDF फ्री के अंदर दे दूँगा। इससे पढ़ के आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। पर हाँ, याद रखना, अगर 19 लेसन की समरी चाहिए तो मैंने पहले बताया वो कार्य आपको करना पड़ेगा। खंड सी का पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की संरचना और उसकी जटिलताओं को विस्तार से वर्णन करो। भारतीय समाज के अंदर संरचना और जटिलताओं का विस्तार से वर्णन करना है। चलिए बढ़ते हैं। भारतीय समाज की संरचना अत्यधिक जटिल है, सभी पता है, क्योंकि इसमें बहुलता है। बहुलता कैसे, जैसे जाति ज्यादा हो गई, ST ST OBC, धर्म अलग अलग हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाषा अलग अलग हो गई, संस्कृति अलग अलग हो गई, बहुत सारी विविधताएं नहीं, बहुत बड़ा है। यह विभिन्न जाति समूह और धर्म समुदाय एक साथ रहते हैं। देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ST ST OBC जनरल सब एक साथ रहते हैं भारत के अंदर ही। जाति व्यवस्था समाज को श्रेणीबद्ध बनाती है। जाति व्यवस्था क्या है, समाज को श्रेणी, जैसे OBC ST ये होगा और OBC वाले इधर आएंगे, ST वाले इधर आएंगे, SC इधर आएंगे और जनरल ऐसे आएंगे, मतलब जातिवाद श्रेणीबद्ध करता है। भाषा और क्षेत्रीय विविधता राजनीति और सामाजिक चुनौतियाँ लाती है। भाषा और क्षेत्रीय विविधता क्या होती है, सामाजिक चुनौतियाँ लाती है और राजनीतिक में अड़चन करती है। इसके बावजूद लोकतंत्र और संविधान ने इस विविधता को एकता में बांध के रखा है। लोकतंत्र के कारण ही ये पूरा देश एकता में बंधा है और संविधान के कारण ही और कानूनों और नियमों के कारण ही देश एकता के क्षेत्र में बंधा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी का, जाति व्यवस्था उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी विशेषताएं कौन सी है और आधुनिक भारत पर क्या प्रभाव है, उसके बारे में जानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको शॉर्टकट के अंदर बता रहा हूँ। जैसे जाति का नाम ले रहा हूँ तो जाति के बारे में बता रहा हूँ ना, SC ST OBC जनरल इन सब में आता है, तो ये आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट लेके आना है, तभी आपको 14 नंबर मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंड, आई कैन स्पीक। उत्तर जानते हैं, जाति व्यवस्था का उद्भव वैदिक काल से माना जाता है। कब माना जाता है जाति व्यवस्था का उद्भव? वैदिक काल से। इसकी विशेषता क्या है, जन्म पर आधारित स्थिति, ठीक है, जन्म जिस जात में हुआ वही आपकी जाति रहेगी। बंद प्रणाली, व्यावसायिक विभाजन, यानी सुतार को लकड़ी का काम करना चाहिए, नाई को बार बार बनना चाहिए, काल काटना चाहिए वो। सामाजिक असमानता है, सबके बीच सामाजिक असमानता है। आधुनिक भारत में ये प्रणाली टूट रही है। आधुनिक भारत के अंदर शिक्षा के आने से ये प्रणाली टूट रहे हैं। नाई होता है जो सुतार का काम कर सकता है, सुतार है नाई का काम कर सकता है, जाट कुछ भी कर सकता है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। आधुनिक भारत में ये प्रणाली टूट रही है। शिक्षा, औद्योगिकरण और आरक्षण नीति ने इसमें परिवर्तन किया है। देखो, औद्योगिकरण, जब शहर में काम धंधे आए तो सब लोग गाँव से मिलकर शहरों में चले गए और शहरों में जाने के बाद जाति व्यवस्था खत्म। शिक्षा आ गई है और आरक्षण दे दिया गया है, इससे परिवर्तन आया है। अब जाति सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक पहचान का आधार बन गई है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन सी का। सेक्शन सी का अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण और भारतीय समाज पर उसका क्या प्रभाव है, विश्लेषण करना है। जैसे कि आपको बता देता हूँ, भारत ने वैश्वीकरण और उदारीकरण 1991 ईस्वी के अंदर अपनाया था, जब किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। वैश्वीकरण से भारतीय समाज में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। वैश्वीकरण से क्या हुआ, भारतीय समाज के अंदर आर्थिक यानी विदेशों का निवेश बढ़ा, जिससे भारत
आर्थिक रूप से प्रगति की है। दूसरा सांस्कृतिक, यानी विदेशों से भी संस्कृति भारत ने अपनी, भारत की संस्कृति विदेशों ने अपनी, इससे संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, निर्यात आयात हुआ, इससे क्या हुआ, भारत का वैश्वीकरण में और भारत का विकास हुआ। तीसरा सामाजिक परिवर्तन हुए, बहुत बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए भारतीय समाज के अंदर वैश्वीकरण से। भारत की समाज की स्थिति अलग हुई, विदेशों की संस्कृति देख के भारत के अंदर भी बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरा रोजगार और तकनीकी के अवसर बढ़े, ठीक है, वैश्वीकरण से रोजगार बढ़ा, तकनीकी बढ़ी, औद्योगिकरण का विकास हुआ, उपभोक्तावाद और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। ओके, पारंपरिक मूल्य और संस्कृतियों पर असर पड़ा है। पारंपरिक जो चीजें थी वो आधुनिकता की ओर बढ़ गई, तकनीकी की ओर बढ़ गई और संस्कृतियों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को दुनिया से जोड़ा है। भारत को दुनिया से जोड़ने का सबसे बड़ा मुख्य कारण था वैश्वीकरण, लेकिन असमानता और सांस्कृतिक शरण को चुनौती भी दी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका सेक्शन सी का चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में परिवार प्रकार और विशेषताएं और परिवर्तन बताना है। यानी भारतीय समाज में परिवार की क्या स्थिति है, इसके प्रकार कौन कौन से और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी और परिवर्तन क्या है, ये बताना है। भारतीय परिवार परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार था है। अपने पिछले कुछ समय से देख लेना, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन और हम सब एक साथ रह रहे हैं, वो होता है संयुक्त परिवार, जिसमें कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती है। दादा एक पीढ़ी, पापा दो पीढ़ी और भाई बहन तीन तीन चार चार पीढ़ियाँ। इसकी विशेषताएं क्या है, एक तो सामूहिकता रहती है, एक पितृ सत्ता होती है, पापा जी की सत्ता होती है, और परंपरागत मूल्य होता है। आज औद्योगिकीकरण ने, शिक्षा और शहरीकरण कारण एकल परिवार बढ़ा दिए। आज औद्योगिकीकरण ने और आधुनिक शिक्षा ने एकल परिवार बढ़ा दिए कि हम दो और हमारे दो, बस इतना ही हमारा परिवार आना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए, ये एकल परिवार बढ़ा दिया है। महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है और पारिवारिक भूमिकाओं में परिवर्तन आया है। ठीक है, यह है भारतीय समाज में परिवार के प्रकार, विशेषताएं और परिवर्तन क्या आया है शिक्षा के कारण। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि और भी बहुत सारे आपके एग्जाम है ना आने वाले हैं। उन एग्जाम की तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से होगी। आपके सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की भी इसी से होगी, तो क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई? सब्सक्राइब करो, घंटे को दबाओ, ऑल पर सेट करो, फ्री के अंदर इतना कुछ मिल रहा है आपको। प्रश्न है 5वां, भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं, पहली है गरीबी, श्योर है। दूसरी है बेरोजगारी, तीसरी है सांप्रदायिकता और चौथी है महिला असमानता। भारतीय समाज की प्रमुख रूप से 4 सबसे बड़ी समस्या है। आइए स्टेप बाय स्टेप सब जानते हैं। गरीबी, बड़ी आबादी आज भी न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित है, खाना पीना रहना। ठीक है। बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि हो रही है लगातार, और कौशल की कमी है, यानी कौशल विकास की कमी है और रोजगार की कमी है। ओके। तीसरा है सांप्रदायिकता, धर्म आधारित तनाव और हिंसा सामाजिक एकता के लिए खतरा है। देखो साथियों, हमेशा कोई ना कोई धर्म के लिए सांप्रदायिकता, धर्म आधारित तनाव और हिंसा आज भी सामाजिक एकता के लिए खतरा है। महिलाओं में असमानता, शिक्षा, रोजगार और राजनीति में महिला अभी भी पीछे हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा, सामाजिक सुधार और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। ठीक है। फिर आपके सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में धर्म और सांस्कृतिक विविधता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ अनेक धर्म और संस्कृतियां हैं। ये विविधता समाज की शक्ति भी है और कभी कभी संघर्ष का कारण भी बन जाती है। धर्म नैतिकता, आचार और समाज में एकता लाता है, जबकि सांस्कृतिक विविधता भारतीय समाज को समृद्ध और विशिष्ट बनाती है। साथियों, इसी के साथ आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चाहते हो मैं 19 लेसन की पूरी समरी लेके आऊँ तो मुझे कमेंट के अंदर टाइप करना है 19 लेसन और व्लॉग चैनल पे 100 सब्सक्राइब कंप्लीट करो। जिनको ये पेपर फ्री में चाहिए कमेंट चेक करो, मेरे मोबाइल नंबर पिन होंगे पर्सनली, वहाँ से मेरे को व्लॉग चैनल का सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।